नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज का व्याख्यान में। तो आज हम अध्याय 5 यानी कि जैव प्रक्रम का सिद्धांत भाग 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी अनुभाग 5.4.2 पर चर्चा करेंगे। यह रहा अस्वीकरण। तो आज के इस व्याख्यान को पढ़ने के हम सीखने के उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस सत्र में हम जिन उद्देश्यों से जैव प्रक्रम को समझेंगे उन पर गौर करते हैं। पहला है पौधों में परिवहन प्रणालियों की मूल अवधारणाओं का महत्व हम समझेंगे। उनकी मूल अवधारणाएं और महत्व हम समझेंगे आज के व्याख्यान में। फिर हम जानेंगे कि पूरे पौधे में जल, खनिजों और पोषक तत्वों के परिवहन में जाइलम और फ्लोएम की भूमिकाएं हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर अगला उद्देश्य है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया और जल के ऊपर की ओर गति तथा पौधे के तापमान के रखरखाव में इसके महत्व को समझना। फिर अगला उद्देश्य है कि उन कारकों का विश्लेषण करना जो पौधों में परिवहन को प्रभावित करते हैं, जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियां और पौधों की संरचना। आज के अनुक्रमणिका जानते हैं। सबसे पहले पौधों में परिवहन 5.4.2, फिर गतिविधि 5.8, फिर सारांश समझेंगे और फिर हम आपको कुछ एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न देंगे जो कि आप हल करेंगे, मुख्य बिंदु जानेंगे और अंत में कुछ आपको रोचक प्रश्न दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्याख्यान पौधों में परिवहन से, जो कि 5.4.2 है। तो इससे हम पहले पादप ऊर्जा और सामग्री परिवहन का परिचय दे चुके हैं और उसे हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पादप ऊर्जा और सामग्री परिवहन का परिचय। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मुख्य रूप से क्लोरोफिल युक्त पत्तियों में। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के उपयोग के अलावा ठीक से उगने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व पौधों में प्रोटीन, डीएनए और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जो वृद्धि, विकास और समग्र स्वास्थ्य में मदद करते हैं। जैसे मनुष्य को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है, पौधे भी खुद के लिए भोजन बनाने और अन्य जीवों के लिए आहार उत्पन्न करने के लिए इन तत्वों पर निर्भर रहते हैं। फिर मिट्टी पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिजों का मुख्य स्रोत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे ये खनिज मिट्टी से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और विकास, पोषण और फलने फूलने जैसे विभिन्न पौधों के कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी इन पोषक तत्वों का एक प्राकृतिक भंडार के रूप में कार्य करती है, जो पौधों के जीवन को बनाए रखने और अत्यंत संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण होती है। जड़ों की अगर हम बात करें तो जड़ें पौधों को भूमिगत तंत्र का हिस्सा होती हैं और मिट्टी के सीधे संपर्क में होती हैं, जिससे वे मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को अवशोषित कर सकती है। ये पदार्थ पौधों के विकास और वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण, कोशिका वृद्धि और ऊर्जा उत्पादन जैसी प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। जड़ें इन पोषक तत्वों को रूट हेयर्स नामक छोटे बाल जैसे संरचनाओं के माध्यम से लेती हैं, जो अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है। यह प्रक्रिया पौधों के जीवित रहने और स्वस्थ विकसित होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे पौधे प्रसार पर निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां और जड़ों के बीच की कम दूरी पानी और पोषक तत्वों को सीधे कोशिकाओं के माध्यम से कुशलतापूर्वक गति करने की अनुमति देती है, बिना जटिल परिवहन तंत्र की आवश्यकता के। यह इसलिए है क्योंकि प्रसार लघु दूरियों पर सबसे अच्छा काम करता है, जिससे यह छोटे पौधों की आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है। सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे गिरता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, पर्णहरित उन पे होता है, फिर ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा पत्तियों पर ग्लूकोज बनता है। अब अगर हम बात करें पादप शरीर की अभिकल्पना और पोषक तत्वों के परिवहन की चुनौतियों के बारे में, तो क्या होगा, हम पादप शरीर की अभिकल्पना और पोषक तत्वों के परिवहन की चुनौतियों को समझेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, जब पौधे की शरीर संरचना बहुत बड़ी हो जाती है तो केवल विसरण यानी कि पौधों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रहता, क्योंकि यह पोषक तत्वों और गैसों की यात्रा की दूरी बढ़ा देती है, जिससे विसरण धीमा और अप्रभावी हो जाता है, जो पौधे के विकास और जीवित रहने में सक्षम नहीं होते। जैसे हमारा रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, उसी तरह जीव विज्ञान में बड़े पौधों को अपने शरीर में पानी, पोषक तत्व और ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। यह तंत्र विशेषीकृत ऊतकों जैसे कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज ले जाने और पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाने में मदद करती है। फिर क्योंकि पौधे चल तो सकते नहीं हैं, तो इस गतिशीलता की कमी के कारण पादपों में विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जानवरों में विपरीत होता है, यानी कि जो भोजन की तलाश में घूम सकते हैं, पौधे एक ही जगह पे रहते हैं, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से ही ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर रहते हैं। तथा पादप मुख्य रूप से कुछ ऊतकों में मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जैसे कि जाइलम, फोलिक और फ्लोएम में अधिकांश कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। ये मृत कोशिकाएं पौधे भर में जल और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करती हैं। भले ही कोशिकाएं मृत हों, वे फिर भी आवश्यक कार्य करती रहती हैं, जो यह दर्शाता है कि पौधे की संरचनाएं उनके जीवन में उनकी भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से कैसे अनुकूलित होती है। फिर कम चयापचय दर का मतलब है कि शरीर ऊर्जा का उपयोग धीरे धीरे करता है, जिससे जीव में सरल और धीमी परिवहन प्रणालियां हो सकती हैं। अब क्योंकि शरीर को पोषक तत्वों या अपशिष्ट पदार्थों को जल्दी से नहीं चलाने की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम विस्तार में समझते हैं। यह है 5.4.2। तो परिवहन तंत्र को लंबी दूरियां तय करनी होती है, जो कि लंबे पेड़ों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। तो पौधों को अपने शरीर में पानी, खनिज और भोजन को स्थानांतरित करने के लिए एक कुशल परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जाइलम पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन जैसे ग्लूकोज को पौधों के अन्य भागों, जिनमें जड़ें भी शामिल हैं, उन तक पहुंचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पौधों के सभी भागों को अपनी वृद्धि और गतिविधियों के लिए आवश्यक कच्चे माल और ऊर्जा प्राप्त हो, जो पौधों के जीवित रहने और उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। फिर परिवहन तंत्रों की बनावट पौधों की ऊर्जा दक्षता के अनुरूप होती है, यानी कि जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज तत्व अवशोषित करती हैं, जो फिर जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाए जाते, जबकि पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम के माध्यम से नीचे की ओर भेजा जाता है। यह विशेष व्यवस्था पौधों को अपनी ऊर्जा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करती है, जिससे विकास और जीवित रहने के लिए संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है। यह पादप शरीर के भीतर पोषक तत्वों और ऊर्जा के संतुलन को सुगम बनाता है। फिर यह संपूर्ण पौधे की वृद्धि और विभिन्न वातावरणों में जीवन रक्षा में भी सहायता करता है, यानी कि पोषक तत्वों जैसे पानी, खनिज और अन्य तत्वों के महत्व से ही है, जो पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं। फिर ये पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विकास और तनाव प्रतिरोध जैसे विभिन्न पौधों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे पौधे विविध और कभी-कभी कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी फलते फूलते रह सकते हैं। पादप परिवहन तंत्र की अगर हम बात करें, इसे और विस्तार में समझे तो
पौधों में दो विशिष्ट संवहन ऊतक होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम पौधों में वाहिकी ऊतक का एक प्रकार है, यानी कि जाइलम पौधों में ऊतकों की एक प्रकार है जो जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करती है। यह एक पाइपलाइन की तरह काम करती है जो इन आवश्यक पदार्थों को तने के माध्यम से ऊपर की ओर और पत्तियों तक ले जाती है, जहां वे वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर क्रियाविधि के बारे में अगर हम जाने तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव वह प्रक्रिया है जिसमें या फिर जिसके द्वारा पौधों के संवाही तंत्र के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक पानी को खींचा जाता है, जो पत्ती की सतहों से पानी के वाष्पीकरण द्वारा संचालित होती हैं। फिर जैसे जैसे पत्तियों से पानी वाष्पित होता है, यह एक खिंचाव बल पैदा करता है जो कि तने और जड़ों से और अधिक पानी को ऊपर की ओर खींचता है, फिर जिससे पौधे भर में पानी और घुले हुए खनिज ले जाने में मदद मिलती है। यह क्रियाविधि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। फिर किसी प्रक्रिया की दिशा एक तरफा होने का अर्थ है कि वह एक विशिष्ट दिशा में होती है, जैसे पौधों में जड़ से तने की ओर और प्राकृतिक रूप से इसके विपरीत नहीं हो सकती। इस अवधारणा या फिर यह अवधारणा यह समझने में महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्व और पानी एक पौधे के संवहनी प्रणाली में कैसे गति करते हैं तथा जिससे कि एकल ऊर्ध्वाधर दिशा में कुशल परिवहन सुनिश्चित होता है, यानी कि एक ही दिशा में। आप यह चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से जाइलम फ्लोएम दिखाए गए हैं। देखिए, बाह्य त्वचा, फिर विकुल्ट, फिर मज्जा, फिर एधा, और ये क्या है? संवहन पुल। इसको और विस्तार में दिखाया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है? जाइलम। और आप देखेंगे फ्लोएम जो कि नीचे की तरफ। फ्लोएम की खासियत होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कि वो हर दिशा में खाने को लेकर जाती है, जबकि जाइलम सिर्फ एकादशीय में ही काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लोएम के बारे में। अब देखिए, फ्लोएम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? इनके कार्य की अगर हम बात करें तो भोजन यानी कि शर्करा का पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक परिवहन करता है और इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि पौधों के सभी भागों को उचित रूप से विकसित होने के लिए या कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो स्थानांतरण प्रतिक्रिया या स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी के रूप में प्रदान की जाती है। अब एक अणु जो कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा को संग्रहित और स्थानांतरित करता है, जिससे विभिन्न जैविक गतिविधियां हो सकती हैं। दिशा की अगर हम बात करें तो ये द्विदिशीय होता है, यानी कि ऊपर या नीचे जहां इसकी आवश्यकता हो, यानी कि पदार्थ ऊपर या नीचे जहां भी इसकी आवश्यकता होती है उन दिशाओं में जा सकता है, जो कि पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोएम में भी नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जाइलम ऊतक के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला है वाहिनिकाएं, यानी कि इन कोशिकाओं की मोटी लिग्न युक्त दीवारें होती हैं जो उन्हें मजबूत और कठोर बनाती हैं तथा पौधों को रचनात्मक समर्थन प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं सिरों पर पतली होती हैं जो जाइलम के माध्यम से पानी और खनिजों के कुशल परिवहन में मदद करता है। अब क्योंकि यह पतला होना पौधे के संवहनी तंत्र के भीतर बेहतर फिट और प्रवाह की अनुमति देता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सिरों पर नुकीली होती हैं। फिर पादप ऊतकों में जल का संचरण केवल लंबवत ही नहीं बल्कि पिट्स के माध्यम से पार्श्व रूप से भी होता है, यानी कि ये सूक्ष्म छिद्र कोशिका भित्तियों में द्वारों की तरह कार्य करती हैं, जो
जल को ऊतकों के भीतर कुशलता पूर्वक वितरित करने में मदद करते हैं। इसका कार्य देखते हैं क्या है कि पानी और खनिज तत्वों का पौधों की जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक संवहन करना। फिर यांत्रिक सहारा यानी कि पौधों का ढांचा मुख्य रूप से लिग्न युक्त जाइलम ऊतकों और दृढ़ोत्तक कोशिकाओं पर टिका होता है, जो उन्हें आवश्यक मजबूती प्रदान करते हैं। फिर परिपक्वता पर मृत यानी कि पौधों में जाइलम और दृढ़ोत्तक जैसे ऊतकों का परिपक्वता पर मृत होना उनके विशिष्ट कार्यों जैसे जल परिवहन और यांत्रिक शक्ति के लिए अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाइलम के ऊतक दिखाए गए हैं, जाइलम मृदुतक, फिर यहाँ पे वहिकाएं हैं, वहिनिकाएं और जाइलम फाइबर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाहिकाएं के बारे में, यानी कि वाहिकाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये नलिकाकार संरचनाएं हैं जो सिरे से सिरे तक संरेखित होने पर वाहिकाएं बनाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सिरे से सिरे तक जुड़कर एक लंबी पाइपलाइन जैसी प्रणाली बनाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए, पौधों में परिवहन के लिए ही जाइलम पैरेन्काइमा भी काम करते हैं। कैसे? ये एक तो जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनका कार्य किस तरीके से है वो जानते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जैसी जीवित कोशिकाएं स्टार्च और वसा के रूप में पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर जाइलम पैरेन्काइमा पौधों के ऊतकों में जल के पार्श्व संवहन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रक्रिया तने की मोटाई में जल और पोषक तत्वों के वितरण को सुनिश्चित करती है, जिससे उन हिस्सों को भी पोषण मिलता है जो सीधे मुख्य संवहनी धाराओं के मार्ग में नहीं होते हैं। तथा पौधों में घाव भरने की प्रक्रिया उनकी जीवित कोशिकाओं की पुनरुत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। चोट लगने पर जाइलम पैरेन्काइमा और अन्य जीवित ऊतक न केवल मरम्मत में मदद करते हैं, बल्कि रेजिन जैसे अपशिष्टों को चोट वाली जगह पर भेजकर एक सुरक्षा कवच भी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा को भी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जाइलम तंतु के बारे में। तो ये क्या होते हैं? मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका कार्य जानते हैं। तो ये क्या करती हैं? ये यांत्रिक सहारा होती हैं, यानी कि मुख्य रूप से जाइलम ऊतक के विशिष्ट घटकों, विशेषकर जाइलम तंतुओं और परिपक्व वहिकाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। इन कोशिकाओं की भित्तियां लिगिन के जमाव के कारण अत्यधिक मोटी और कठोर होती हैं, जो पौधों को गुरुत्वाकर्षण और तेजी हवाओं से विरुद्ध सीधा खड़ा रहने के लिए शामिल होती है। तो यह है जाइलम ऊतक, जिसमें आप देख सकते हैं जाइलम फाइबर, वहिनिकाएं, वहिकाएं और जाइलम मृदुतक। तो आशा है आपको सभी जाइलम के प्रकार समझ में आए होंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फ्लोएम ऊतकों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला है चालनी नलिकाएं, यानी कि इनको हम आवर्त बीजी में भी कहते हैं। तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो कि केंद्रीय रहित होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि ये केंद्रक न होने के कारण कोशिका के भीतर अधिक स्थान उपलब्ध होता है, जिससे फ्लोएम के माध्यम से शर्करा और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन अधिक कुशलता से हो पाता है। तथा चालनी नलिकाएं आवर्तबीजी पौधे के भीतर एक निरंतर संवहनी मार्ग बनाती हैं, जो पत्तियों से निर्मित कार्बनिक यौगिकों को पूरे पादप शरीर में कुशलता पूर्वक वितरित करता है। यह तंत्र परासरणी दबाव का उपयोग करके भोजन को स्रोत यानी कि पत्तियों से सिंक यानी कि जड़ें या फल तक पहुंचाता है। तो आप यह देख सकते हैं कि किस प्रकार चालनी छिद्र, चालनी नालिका तत्व, फ्लोएम मृदुतक और सहचर कोशिका, जो कि सभी फ्लोएम के प्रकार हैं, वो आपको इसमें दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो अभी चालनी कोशिकाएं के बारे में ही बात करेंगे। तो विकासवादी दृष्टिकोण से अनर्वर्त बीजी की चालनी कोशिकाएं सरल और आदिम है। अब ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें चालनी नलिकाओं जैसी सुव्यवस्थित नलिकाकार प्रणाली और विशिष्ट चालनी पट्टिकाओं का अभाव होता है। फिर इनका कार्य क्या होता है? खाद्य संवहन। और यहाँ पे आपके सामने फिर से चित्र आपके सामने उपलब्ध है। फिर अगर अब हम सह कोशिकाएं के बारे में जानें तो क्या होगा? देखिए, यह चालनी नलिकाओं से संबंधित है, यानी कि सह कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं एक कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। अब क्योंकि चालनी नलिकाओं में स्वयं का केंद्रक नहीं होता, इसलिए सह कोशिकाएं उनके जीवन और कार्य को सहारा प्रदान करती हैं। इनके कार्य जाने तो यह क्या होंगे? सह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं की जीवन रेखा की तरह कार्य करती हैं। अब क्योंकि चालनी नलिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, अब केंद्रक रहित होने से क्या होगा? इसलिए ये सह कोशिकाएं उनके कार्यों का प्रबंध और अनुरक्षण करती हैं तथा ये परिवहन को भी नियमित करती हैं और उपापचयीय सहायता भी प्रदान करती हैं, यानी कि सह कोशिकाएं फ्लोएम के पावर हाउस की तरह काम करती हैं, जो केंद्रक रहित चालनी नलिकाओं को निरंतर उपापचयीय सहायता देती है। तो यह क्या है? फ्लोएम की संरचना। अब आगे बढ़े और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में जानते हैं। तो यह सजीव कोशिकाएं हैं तथा इनके कार्य के बारे में अगर हम जाने तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सजीव कोशिकाएं हैं जो कि पादप के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण पदार्थों के भंडारण गृह के रूप में कार्य करती हैं। फिर भंडारण के साथ साथ ये जीवित कोशिकाएं भोजन के पार्श्वरह संवहन में सहायता करती हैं, जिससे पोषक तत्व पौधों की चौड़ाई में वितरित होते हैं। घाव प्रतिक्रिया की बात करें तो यह भंडारण न केवल पौधों के भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि रेजिन और लेक्टस जैसे स्रावों के माध्यम से पौधों को सुरक्षात्मक लाभ भी प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा को भी। अब हम जानते हैं फ्लोएम तंतु के बारे में। तो यह मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य क्या होता है? ये तंतु संवहनी बंडलों को फटने से बचाते हैं और ऊंचे पौधों को यांत्रिक स्थिरता प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोएम तंतु। देखिए, ये रहे आपके सहचर कोशिका, ये रहे आपके फ्लोएम मृदुतक, ये है आपके नलिका तत्व और ये है आपके चालनी छिद्र। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों का परिवहन, यानी कि फ्लोएम कैसे खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो सबसे पहले फ्लोएम ऊतक पादप शरीर में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह पत्तियों में बने प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को स्थानांतरण की प्रक्रिया द्वारा उन अंगों तक पहुंचाता है जहां उनकी ऊर्जा के रूप में आवश्यकता होती है या उन्हें संचित किया जाना चाहिए। दोनों ओर ऊपर और नीचे की गति रखता है तथा सह कोशिकाओं के साथ चालनी नलिकाओं में भी यह होता है, यानी कि फ्लोएम ऊतक के भीतर भोजन का स्थानांतरण सह कोशिकाओं और चालनी नलिकाओं के बीच के निकटतम संबंध पर निर्भर करता है। और बहुत ही जरूरी बात कि परिवहन के लिए ऊर्जा यानी कि एटीपी का यह उपयोग करता है। फिर दाब अंतर पर आधारित गति, यानी कि यह ऊतक परासरणी दबाव और सक्रिय परिवहन का उपयोग करके पोषक तत्वों को उन अंगों की ओर निर्देशित करता है जो उस समय सक्रिय रूप से बढ़े रहे होते हैं। यह गतिशील विनियमन पादप के जीवित रहने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। फिर फ्लोएम एक स्मार्ट वितरण प्रणाली की तरह काम करता है जो पादप की आवश्यकताओं के अनुसार शर्करा और अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है तथा अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का भी यह वहन करता है। और सबसे जरूरी बात, फ्लोएम ऊतक पादप के भीतर एक
बुद्धिमान वितरण प्रणाली के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो पोषक तत्वों को उन भंडारण अंगों और बढ़ते भागों तक पहुंचाता है जहां उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं पौधों में परिवहन के बारे में और आगे। वहिकाएं और वहिनिकाएं जल के संचलन के लिए निरंतर मार्ग बनाते हैं। मूल कोशिकाएं सक्रिय रूप से मृदा के आयनों को अवशोषित करती हैं तथा आयनों के सक्रिय अवशेषणों से पैदा होने वाला आयन सांद्रता का अंतर ही वह मुख्य कारक है जो कि मृदा से जल को जड़ों के भीतर खींचता है और इस सांद्रता अंतर के प्रतिक्रिया स्वरूप जल जड़ों में प्रवेश करता है। इसे आसान शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं कि पादप की जड़ें और मिट्टी के बीच पैदा हुआ सांद्रता अंतर ही वह प्राथमिक चालक बल है जो मृदा से जल को जड़ों के भीतर खींचता है। आइए पौधों में परिवहन को आगे समझते हैं। अब हम जल का परिवहन को समझेंगे। तो जल का परिवहन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जल मूल जाइलम में प्रसारण के माध्यम से प्रवेश करते हैं। जल का यह निरंतर प्रवेश जाइलम वाहिकाओं के भीतर जल का एक अटूट स्तंभ बनाता है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेला जाता है। मूल दाब जल को तने में केवल कुछ ऊंचाई तक ही धकेलने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन यह लंबे पौधों और ऊंचे पेड़ों के शीर्ष तक जल पहुंचाने में सक्षम नहीं होता। पौधों को मिट्टी से पानी को अपनी पत्तियों तक ले जाने के लिए एक विशेष तरीके की आवश्यकता होती है। और भोजन और अन्य पदार्थ के परिवहन को जाने तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्रों तथा अन्य वायवीय भागों से जल वाष्प बाहर निकलती है। अब इसके कितने प्रकार हैं? सबसे पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जहां पे 90 से 95% पत्ती के रंध्रों के माध्यम से यह होता है। फिर है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पादपों में होने वाली कुल जल हानि का एक छोटा हिस्सा जो 2 से 5% के बीच होता है, यह क्यूटिकल के माध्यम से होता है। यद्यपि रंध्रों वाष्पोत्सर्जन का मुख्य मार्ग है, लेकिन उपत्वचीय मार्ग भी जल संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। फिर हम बात करेंगे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की, यानी कि वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन काष्ठायी पौधे में गैसीय आदान प्रदान और जल संतुलन का एक स्थायी मार्ग है। हालांकि इसके माध्यम से केवल 2 से 3% जल की हानि होती है, लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है क्योंकि वात रंध्रों में रंध्रों की तरह खुलने और बंद होने का कोई सक्रिय तंत्र नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और वाष्पोत्सर्जन में शामिल रचनाएं जानते हैं। सबसे पहले अगर हम रंध्र की बात करें तो पत्ती की सतह पर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि एक रंध्र की रक्षी कोशिकाएं घेरे रहती हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 विशेषीकृत कोशिकाएं जो डंबल की जोड़ी से के आकार वाले होते हैं, यानी कि रंध्रीय छिद्र के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये रक्षी कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। फिर जल हानि को नियंत्रित करने के लिए ये खुलते और बंद होते रहते हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर अधिक संख्या में ये मौजूद होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निचली सतह आमतौर पर छाया में होती है और इसमें उच्च आर्द्रता होती है। द्वार कोशिकाएं की अगर हम बात करें तो वक्रक के आकार की यह कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का होना पौधों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। ये रंध्रों की कार्य प्रणाली को सीधे प्रभावित करते हैं तथा रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं की सफ्ती में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। यह प्रक्रिया पादप को यह विकल्प देती है कि वह प्रकाश संश्लेषण के लिए कब गैसें ग्रहण करें और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कब जल की हानि को रोके। फिर पर्यावरणीय परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देती है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रंध्र होते हैं और किस तरीके से खुले और बंद होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में। तो जल को मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर जाइलम वाहिकाएं पादप के भीतर जल परिवहन का मुख्य राजमार्ग है, जो जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर ले जाती है। शिराओं के माध्यम से पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचता है तथा पत्तियों के भीतर वायु रिक्त स्थान में वाष्पीकृत होता है और पत्तियों के आंतरिक वायु रिक्त स्थान में जमा हुई जल वाष्प रंध्रों के खुलने पर विसरण की प्रक्रिया द्वारा बाहरी वायुमंडल में चली जाती है। आइए पौधों में परिवहन को आगे समझते हैं और अब आगे हम वाष्पोत्सर्जन को प्रवाहित करने वाले कारक को समझेंगे। बाह्य कारक की अगर हम बात करें, तापमान की बात करें तो क्या होगा? तापमान और वाष्पोत्सर्जन के बीच सीधा संबंध है। जैसे तापमान बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। जब तापमान कम होगा तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर भी घट जाएगी। प्रकाश की बात करें तो तीव्र प्रकाश न केवल रंध्रों को पूरी तरह खोलता है बल्कि पत्तियों के तापमान को भी बढ़ाता है, जिससे विसरण की दर तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि रात की तुलना में दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की दर काफी अधिक होती है तथा वाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश पर अत्यधिक निर्भर करती है, क्योंकि रंध्रों का खुलना प्रकाश के द्वारा संचालित होता है। अंधेरे में रंध्रों के बंद होने से पौधों से होने वाली जल हानि न्यूनतम हो जाती है, जो रात के समय जल संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। अब हम समझते हैं आर्द्रता के बारे में। तो उच्च आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को कम करती है और कम आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाती है, यानी कि कम आर्द्रता होने पर हवा प्यासी होती है और पत्तियों से नमी को तेजी से खींचती है। पवन की बात करें यानी कि हवा की बात करें तो वायु की गति और वाष्पोत्सर्जन के बीच सीधा संबंध होता है। जितनी चलती वायु पत्तियों की सतह के पास जमा हुई जल वाष्प को लगातार हटाती रहती है, जिससे वाष्पीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर वायु की गति से सीधे प्रभावित होती है। स्थिर वायु में पत्तियों के चारों ओर जल वाष्प का संचय हो जाता है, जो वाष्पीकरण के लिए बाधक बनता है। अब आइए पौधों में परिवहन को आगे समझते हैं और भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन किस तरीके से होता है वो जानते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन इसमें सहायता करता है कि यह नहीं कहता कि केवल जल की हानि नहीं है, बल्कि यह पादप संवहन प्रणाली का भी इंजन है। किस तरीके से? जल और खनिजों का अवशोषण जड़ों से पत्तियों तक, यानी कि यह प्रक्रिया जड़ों में उत्पन्न होने वाले मूल दाब और पत्तियों द्वारा लगाए गए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के संयुक्त प्रभाव से संभव होती है। जल और खनिजों का ऊपर की ओर संचलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो पादप के शीर्ष तक पोषण पहुंचाती है। पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन इस संचलन के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति का कार्य करता है, जिससे मिट्टी में सोखे गए खनिज और जल बिना किसी बाहरी पंप के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। फिर पौधों में तापमान का नियम यानी कि वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए एक प्राकृतिक रूप होते हैं। मूल दाब की बात करें तो यह अधिक महत्वपूर्ण होता है रात के समय। रात के दौरान जल परिवहन में मूल दाब की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब क्योंकि रात में रंध्र बंद रहते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्रभाव भी नहीं होता है। आइए अब हम वाष्पोत्सर्जन कृषण के बारे में जानते हैं। तो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल यह होते हैं। दिन के समय यह सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन कृषण की शक्ति पूरी तरह से रंध्रों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जब रंध्र खुले होते हैं तभी वायुमंडल और पत्ती के बीच नमी का आदान प्रदान संभव होता है, जिससे वह खिंचाव उत्पन्न होता है, जो ऊंचे पेड़ों में
जल परिवहन का मुख्य इंजन है। वाष्पोत्सर्जन कृषि की क्रियाविधि को हम आगे बढ़ समझते हैं। रंध्र वे सूक्ष्म छिद्र हैं जो पत्तियों पर गैसों के विनिमय और जल वाष्प के निकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रक्रिया तापमान, आर्द्रता, वायु जैसे कारकों से प्रभावित होती है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। तो पत्ती से पानी के वाष्पित होने से उत्पन्न यह ऋणात्मक दाब ही वह मुख्य बल है जो जड़ों से जल को ऊपर की ओर खींचता है। यह दाब एक निरंतर जल विभव प्रवणता उत्पन्न करता है, जिससे जल का एक अखंड स्तंभ जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है। जल के अणु यानी कि हाइड्रोजन बंध के कारण एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जाइलम वाहिकाओं की दीवारों से भी चिपके हुए होते हैं। देख सकते हैं कि कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है। सबसे पहले जड़ें मिट्टी में जल अवशोषित करती हैं, फिर जल पौधों के माध्यम से ऊपर की ओर आते हैं और जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करती हैं। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, पानी जो है वो उड़ रहा है पत्तियों में से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाष्पोत्सर्जन कृषि की क्रियाविधि के बारे में ही। जल के ये भौतिक गुण ही वह आधार है जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक हजारों मीटर लंबे जाइलम चैनलों में जल का एक सतत स्तंभ सुनिश्चित करते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन कृषि द्वारा उत्पन्न तनाव ही वह मुख्य शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल को ऊंचे पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचाती है। फिर इसे अक्सर रस का आरोहण कहा जाता है। निरंतर वाष्पोत्सर्जन केवल जल की हानि ही नहीं, बल्कि यह एक इंजन की तरह कार्य करता है जो मृदा में खनिजों को खींचकर पूरे संवहनी तंत्र में वितरित करता है। यह प्रवाह न केवल पोषक तत्व परिवहन को सुगम बनाता है, बल्कि कोशिकाओं के भीतर आवश्यक सफीती बनाए रखने में भी मदद करता है। यह सफीती दाब पादप की संरचना को मजबूती देता है और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए भी फैलाए रखता है। अब हम क्रियाकलाप 5.8 जानते हैं, जिसका उद्देश्य है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल वाष्प छोड़ते हैं। तो एक सजीव पौधे और एक निर्जीव वस्तु के बीच जल हानि की हमें तुलना करनी है, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि दो समान आकार में गमले लेने हैं जिनमें मिट्टी की मात्रा क्या हो, बराबर हो। फिर एक गमले में एक स्वस्थ पौधा लगाना है और दूसरे गमले में पौधे के समान ऊंचाई की एक छड़ी रख देनी है। मिट्टी से सीधे वाष्पीकरण को रोकने के लिए दोनों गमलों में मिट्टी को प्लास्टिक शीट से ढक दे। फिर दोनों पौधा और छड़ी को पूरी तरह से पारदर्शी प्लास्टिक शीट से ढक दे, जिससे क्या होगा, दोनों व्यवस्था को 30 मिनट के लिए तेज धूप में रखें। प्लास्टिक शीट की भीतरी सतह का हमें अवलोकन करना है। तो आइए इसका अवलोकन जानते हैं कि पौधे वाले गमले को ढकने वाली प्लास्टिक शीट की आंतरिक सतह पर पानी की बूंदें बनती हैं। छड़ी वाले मामले को ढकने वाली प्लास्टिक शीट पर बहुत कम या न के बराबर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। पानी की बूंदें पौधों की पत्तियों के पास अधिक केंद्रित होती हैं, मतलब कि जल की बूंदें पत्तियों के पास अधिक केंद्रित होते हैं, क्योंकि पत्तियां ही पौधों का वह मुख्य अंग है जहां रंध्र सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल की बूंदें आपको यहाँ पर दिख रही हैं पॉलीथीन की थैली में। आगे बढ़ते हैं और इसका निष्कर्ष जानते हैं। निष्कर्ष यह है कि पौधे अपनी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प छोड़ते हैं। पौधों को ढकने वाली प्लास्टिक शीट पर पानी की बूंदें वाष्पोत्सर्जन द्वारा छोड़ी गई जलवाष्प के संघनन के कारण बनती हैं, तथा जीवित पौधे और निर्जीव छड़ी के बीच का यह अंतर स्पष्ट करता है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। फिर यह प्रक्रिया सजीव पौधों के लिए अद्वितीय है, क्योंकि इसमें द्वार कोशिकाएं पर्यावरणीय संकेतों के अनुसार जल के निकास को विनियमित करती हैं।
निर्जीव वस्तुएं इस प्रकार का सक्रिय नियंत्रण और निरंतर जल स्तंभ संचरण करने में असमर्थ होती हैं। अब सारांश जान लेते हैं। देखिए, इस सत्र में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका संक्षेप में दोहराते हैं। पौधे अपनी पूरी संरचना में आवश्यक सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए विशिष्ट परिवहन ऊतकों का उपयोग करते हैं। जाइलम मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन कृषण के माध्यम से जल और खनिजों के ऊपर की ओर ले जाता है, जबकि फ्लोएम ऊर्जा निर्भर दाब प्रवाह का उपयोग करके भोजन को दोनों दिशाओं में वितरित करता है। ये प्रणालियां महत्वपूर्ण है क्योंकि साधारण विसरण अकेले बड़े पौधों की आवश्यकता को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त जल निकलता है तथा अपशिष्टों को मृत कोशिकाओं, रसधनियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। गिरी हुई पत्तियों के माध्यम से भी अपशिष्टों का त्याग होता है तथा मिट्टी में पदार्थों का उत्सर्जन हम करते हैं। तो यह था हमारा आज का व्याख्यान। अब इस व्याख्यान पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अत्यधिक सुव्यवस्थित पौधों में परिवहन तंत्र के क्या घटक हैं? आइए इन घटकों के बारे में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है उच्च संगठित पौधों में दो विभिन्न प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मृदा से जुड़े यानी कि जड़ों के माध्यम से जल और खनिजों का संवहन पादप के शेष भागों तक करते हैं और फ्लोएम क्या करते हैं? पत्तियों तक, पत्तियों से खाने को पहुंचाते हैं जिस भी उस पेड़ के अंग में पौधों की जरूरत होती है। तो यह है आपका प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न है कि पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है? देखिए, इसका उत्तर जानते हैं। तो इस प्रकार खनिजों और जल का परिवहन होता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है? जाइलम और जाइलम चाहिए होता है। अब जाइलम किस तरीके से करता है? वो जल जो कि मिट्टी में घुले हुए खनिजों के साथ होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और कोशिका क्रिया, संसंजन और तनाव के माध्यम से जाइलम वाहिकाओं में ऊपर की ओर बढ़ता है ताकि पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंच सके। फिर यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्तियों से जल का वाष्पीकरण द्वारा संचालित होती है, जो कि एक ऋणात्मक दबाव उत्पन्न करता है जो जल और खनिजों के ऊपर की ओर खींचता है। आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से जड़ से जल ऊपर की तरफ जाता है और पत्ती तक पहुंचता है। तो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया है जो कि क्या है? वाष्पोत्सर्जन, जो कि एक कर्षण या खिंचाव उत्पन्न करते हैं। तो अब जानते हैं, आपके लिए कुछ दो रोचक प्रश्न आपको यहाँ दे रहे हैं जो कि आप खुद से हल करेंगे। पहला है, लंबे पेड़ों को छोटे पौधों की तुलना में अधिक विकसित जाइलम ऊतक की आवश्यकता क्यों होती है? और दूसरा प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन पौधों को किन तरीकों से लाभ पहुंचाता है और किन तरीकों से यह हानिकारक हो सकता है। तो यह रोचक प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं, जिससे आपको यह पूरा व्याख्यान समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्याख्यान यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। तो आप सभी का इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।